प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। इजलास के दौरान आर्मी चीफ और DGISI ने कौमी सलामती के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी और दरपेश चैलेंजेस से आगाह भी किया। अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, विफाकी वुज़रा और चारों वुज़राए आला ने शिरकत की। सवाल यह है, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्या मुल्की क़यादत अहम तरीन कौमी मामलात में एक पेज पर आ जाएगी? इस मामले पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और अंबर शमसी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या लग रहा है, मुस्लिम लीग नून ने बॉयकॉट की धमकी दी, क्या इसीलिए आज वजीर आजम शरीक नहीं हुए? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बहुत से मौके पर नहीं जाते। अब मैं क्या क्या गिनवाऊं, लोगों को गुस्सा आ जाएगा कि कहाँ का थे वो। पार्लियामेंट तो जाते ही नहीं है, इस इजलास में भी नहीं जाते वो। जितने इजलास हुए हैं पार्लियामानी कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करना चाहिए था, वो उनको हेड नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं। हाथ मिलाना, कहते गंदा आदमी, काला आदमी है, इससे बात नहीं करता मैं। हालांकि वो परसों कह रहे थे कि मैं क्यों हाथ मिलाऊं शहबाज शरीफ से, वो हाथ मिला चुके हैं, पार्लियामेंट में हाथ मिला चुके हैं, वीडियो मौजूद है। तो ये वक्त की बात है। अब वो मेरे ख्याल आंखें नहीं मिलाते एक दूसरे से। कुछ मसाइल हैं और ऐसे मसाइल हैं जिनका हल नहीं मिला। लेकिन ये कि आज जो कुछ हुआ, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ करते और फिर सवाल जवाब का सेशन होता तो एक अच्छा पुरवकार मौका होता, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, जो और मुल्कों में होता है, हमारे मुल्क में नहीं हो पाता। और आर्मी चीफ को मजबूरी में आना पड़ता है। पहले वो एक ज़माने में हंगामा हुआ था तो वो सेनेट खुद पहुंच गए थे, सेनेट में उन्होंने खिताब भी किया था। एक अच्छी बात थी कि उन्होंने गलतफहमियाँ दूर की थी। अब भी वो कई बार गलतफहमियाँ दूर कर चुके हैं। गिलगित के वाक़े को आप लें, कश्मीर के वाक़े को आप लें, इजलास बुलाए गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। आज का वाक़या बहुत ज़बरदस्त वाक़या, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, शायद हिफत की ऐसे नहीं गए कि तहरीक लब्बैक के बारे में जो मौक़िफ़ गवर्नमेंट ने अख्तियार किया था वो बाउंस बैक हो गया, बहुत बुरी तरह बाउंस बैक हुआ। लेकिन मेरा अपना ये कहना ये कि आज जो लोग मौजूद थे अंदर, उसमें मुझे कंट्रडिक्शन बहुत नज़र आए। कल मखदूम शाह अहमद कुरैशी साहब सिंध के दौरे के बाद निकलते हुए कह रहे थे कि PDM का गैर मुल्की एजेंडा है। अब वो ये कहने के बाद अंदर PDM के साथ बैठना मेरा ख्याल ज़्यादती है। पहले आप साबित करें कि गैर मुल्की एजेंडा है उनका, उन्हें फिर पाबंद करें, कलअदम करार दें उनको, आप उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डालें, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। दूसरी बात ये, फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफ किया है आज कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आइन और कानून के तहत हो रहा है। अब मैं फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या कहूँ, मुफ्ती मुनीब साहब सब कुछ कह चुके हैं। अब उसके बाद मैं इजाफा क्या करूँ? यकीन नहीं आता इन बातों पर कि क्या आइन के मुताबिक है, क्या कानून के मुताबिक है। अच्छी बात है कि आप पाबंदियाँ हटा रहे हैं, पाबंदियाँ हटनी चाहिए, मेरा ख्याल ये है। अब MK वाले कह रहे हैं हमारी पाबंदी हटाओ भाई, जितने दफातर हमारे आपने बंद किए हैं हमारे हवाले करो, उनमें नाजीरो भी शामिल है, उनकी बानी का जो कसर है, घर है, वो शामिल है। उसके बाद सिपाही साहबा वाले आ गए कि हम क्यों गलत दम रहे हैं, हमने क्या गलती की है। और फिर और 2-3 तंजीमें और भी आ गई हैं जिनको हमने बंद किया हुआ है, और खासी तंजीमों को बंद किया हुआ है हमने। कुछ दिनों बाद हाफिज सईद भी आ जाएंगे कि हमें क्यों बंद किया हुआ आपने। तो अब ये एक फ्लड गेट खुला है, और फ्लड गेट खुलने पर अब सियासी जो सियासतदान हैं उनकी बसीरत है कि इस तरह को किस तरह वो डील करते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हुआ वो सबको पता है, कितना शार्प कंट्राडिक्शन था। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। आज ब्रीफ किया गया और ये कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी ने भी और PDM ने भी कहा कि पार्लियामेंट में नहीं आए। गालिबन पार्लियामेंट में कुछ बातें इस पर होंगी अगर इजलास हो पाए पार्लियामेंट का। उसके बाद और अफगानिस्तान के बारे में बातें हुई हैं, उस पर मेरे ख्याल सब एक पेज पर है। अफगानिस्तान के मौजू पर, अफगानिस्तान के मौजू पर आपके ख्याल में सब एक पेज पर है, बाकी मामलात में नहीं है। NBC आपका कमेंट आ गया। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या हुकूमत और ऑपोजिशन कौमी सलामती के मामलात पर एक दूसरे से ताउन के लिए तैयार हो जाएंगे?
मेरे ख्याल में शाइस्ता अगर कोई भी सपोर्ट या एग्री करना जिसे कहते हैं ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ अगर वो हमें नज़र आती है फ्रॉम ऑपोजिशन, तो दैट इज़ टू शो द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कि जी हम आपकी दी हुई हर ब्रीफिंग से सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो उससे सेटिस्फाइड हों या ना हो, इस वक्त तो वो यही नैरेटिव लेके चलेंगे। तो इन अदर वर्ड्स इसी को अगर गवर्नमेंट इस तरह पुट करना चाहे कि हमने जी सब कुछ ब्रीफ किया है, और उस वक्त तो एग्री कर गई थी मुस्लिम लीग नून या PDM या अपोजिशन इन सारे मामलात से, लेकिन ये याद रखिएगा इन चीज़ों में फ़र्क होगा जब भी फ्यूचर में ये चीज़ें डिस्कस हों, कि क्योंकि ये ब्रीफिंग सिविल मिलिट्री की आदत मिलके देती है, लेकिन सबको पता है कि इसमें मेन रोल अफवाज पाकिस्तान का है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, वो चीज़ें उन्होंने टैकल की हैं, उन्होंने हैंडल की है, तो नोबडी विल ओपनली कॉन्ट्रडिक्ट देम। लेकिन जब सिविल गवर्नमेंट को उन चीज़ों को ओन करना पड़ता है तो उस वक्त कोई उनकी ये बात नहीं सुनेगा कि क्या हम वाक़यातन उस वक्त उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, क्या एक्टिव डिसीजन मेकिंग हमारी अपनी थी, या कल को ये भी कह देंगे कि वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चीज़ें हुई थी डिसाइड, हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, उस वक्त हम खामोश रहे, अब हम गवर्नमेंट से बाहर हैं तो अब हम खुल के बात कर रहे हैं। तो ये जो ओल्ड फार्मूला है, अफसरान भी यही करते हैं, जिस वक्त ड्यूटी पे होते हैं उस वक्त तो अपने बॉस को खुश करने के लिए उसकी हर अच्छी बुरी बात को वो सुन के बर्दाश्त भी करते हैं, अमल भी करते हैं, बाद में कहते हैं हम प्रेशर में थे, बाद में किताबें लिखते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। सो ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है कि अंदर क्या हो रहा है और वो ट्रांसपायर कैसे होगा। दूसरा TLP और TTP, मेरे ख्याल है ये वर्ड्स कहीं रिकॉर्ड कर लें, इनके साथ जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये इतने टाइमलेस और इतने ट्रिकी साबित होंगे कि इनका कोई वजूद ही नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि TTP तो आपके आइन को मानती नहीं है, तो आप किस आइन की बात कर रहे हैं और किस कानून की बात कर रहे हैं जिसके दायरे में रह के उनसे बात हो रही है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप एक पेपर अगर साइन भी कर लेते हैं उसकी अहमियत क्या होती है? हाँ, एक मुल्क के साथ जब आप साइन करते हैं कुछ, उसकी एक अहमियत होती है। सो मिलिटेंट और मिलिशियाज के साथ आप जो मर्जी एग्रीमेंट कर लें, आप किसी जगह पर नहीं स्टेबल खड़े होते। तो ये बड़ी डाइसी सिचुएशन है। और इसी तरह TLP जिस तरह आ गई है पॉलिटिकल वेंचर्स में, बाकी भी कहेंगी कि हमें आने दें, देन हाउ विल यू हैंडल FATF? ट्रू, ठीक है। जनरल साहब, आपके ख्याल में मुल्क की सियासी क़यादत अहम तरीन कौमी मामलात में एक पेज पर आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें शरीक होते तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती, इसके पीछे पॉलिटिकल ओनरशिप नजर आती और वो ज्यादा काबिल कबूल होती पूरी पार्लियामेंट के लिए, आम आदमी के लिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ आर्मी पे छोड़ें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आर्मी ब्रीफिंग दे, मिलिट्री साइड आके ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट को ब्रीफ करना चाहिए। पार्लियामेंट एक हमारा सॉवरेन अदारा है और वो जिसको चाहे बुला ले, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप के बगैर मिलिट्री डिसीजंस जो हैं वो मुनासिब नहीं लगते, उनकी ऑथेंटिसिटी हमेशा मशकूक रहती है। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल बैकिंग या ओनरशिप लेना ये हुकूमत वक्त का काम है, या फिर वो उस पॉलिसी को या जो भी डिसीजन हो रहे हैं उनमें अपनी इनपुट देकर उनको तब्दील करवाएं। तो इस लिहाज से यहाँ पे जितनी भी ब्रीफिंग्स हुई हैं सिक्योरिटी के मामलों में, उसमें पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो या मिसिंग थी या ये कि वो मशकूक, जो दुरुस्त नहीं है। इंटरनेशनली भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं रहती। बाकी ये है कि कुछ हकायक हैं जो ज़मीनी, जो कि अफवाज पाकिस्तान सामने रखेंगी, नेचुरली उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठेंगे, लेकिन उनको सेटिस्फाई करना उनकी जिम्मेदारी हो गई। यहाँ पे जो बड़े ट्रिकी किस्म के जो इशू हैं 2-3, वो ये एक तो TTP के साथ जो मुज़ाकरात हैं, मैं समझता हूँ वो प्राइमरी इशू था। अफगानिस्तान वैसे तो इशू है, लेकिन हमारी पॉलिसी वहाँ पे चूंकि एक बड़ी उसमें कंटिन्यूटी है और बड़ी मजबूत पॉलिसी, और उस पॉलिसी ने हमें कुछ ना कुछ रिलीफ भी दिया, अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। इसलिए जो पुराना उसके ऊपर होता था बड़ी तनकीद वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है और वो तनकीद वैसी नहीं रही। लेकिन TTP का मसला जो है वो बड़ा ही गंभीर है इस लिहाज से कि उसमें अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। TTP एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
बिल्कुल दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हथे चढ़ी हुई थी, उनकी फंडिंग वादे थी, उनकी मैनेजमेंट, उनको लॉन्च करना, प्लानिंग उनके लिए, उनको इंटेलिजेंस मुहैया करना, हर चीज बाहर से हो रही थी। चुनाचे वो बहुत भी कोशिश करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने लिंक से जान छुड़ा सकेंगे इतनी जल्दी, ना ही उनकी अपनी सर्वाइवल जो है वो उसके बगैर शायद हो सके। तो ये एक बड़ा मसला है, लेकिन इसमें मेरा अपना अंदाजा है कि मिलिट्री लीडरशिप ने पूरी वजाहत दी होगी कि ये बातचीत आखिर हुई क्यों। ये हमें अफगान तालिबान जो हैं उनके प्रेशर में वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहां से अपनी सरजमीन से कोई ऐसी कार्रवाई ना होने दे, लेकिन वो चूंकि अपने मुल्क में लोगों को माफी दे चुके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके लिए एक मॉरल इशू बना, उन्होंने इनको मजबूर किया पाकिस्तान को कि आप भी इनसे बातचीत करें। तो अब जैसे फवाद चौधरी कह रहे थे कि ये सारी चीजें आइन के मुताबिक होंगी और इस तरह, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे उसमें कॉम्प्लिकेशंस नजर आती है, वो शायद ऐसे हो ना सके। ठीक है, लिहाजा इसकी जरूरत होगी कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ली जाए, क्योंकि इसमें फॉल आउट मौजूद है। ठीक है, इसमें मसले आ सकते हैं कल को फिर भी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इसमें मसले आ सकते हैं। मुजम्मिल सौहरवर्दी साहब, एक तरफ तो हम एक पेज पर आने की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब वजीर आजम का इतने अहम इजलास में शरीक ना होना क्या जाहिर करता है? शाइस्ता एक मिनट में एक बात, अगर वजीर आजम आ जाते तो अपोजिशन ना जाती। ठीक है, मुजम्मिल साहब, जनरल साहब अपनी बात करना चाह रहे हैं। मुजम्मिल साहब, जनरल साहब बात कर ले, मैं फिर दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। जी जनरल साहब। बाकी हमारे बाकी भी पैनलिस्ट हैं वो भी इस पे देखें। इसमें दो इश्यूज आ सकते हैं। एक तो ये कि उनका ताल्लुक तोड़ना इंटेलिजेंस एजेंसी गैर इंटेलिजेंस से, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो यहाँ आके मजीद काम ना करना शुरू कर दें अंडरग्राउंड, और अपने हमख्याल लोग पैदा करके कल को पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले और फिर रियासत के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज बन जाए। ठीक है, मुजम्मिल साहब। देखिए, आपने जो मुझसे सवाल पुट किया वो ये कि वजीर आजम आ जाते, अगर वजीर आजम आ जाते तो अपोजिशन ना बैठती, अपोजिशन बाइकाट कर देती। इस मुल्क में अब ये माहौल बन गया है कि कोई वज़ीर आज़म के साथ बैठने को तैयार नहीं और वज़ीर आज़म किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो लिहाजा ये तो अब रहेगा कि जहाँ वज़ीर आज़म होंगे या अपोजिशन होगी, दोनों को इकट्ठे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बिठाना इस वक्त मुश्किल है। हमने माजी में भी गिलगित के इजलास वगैरह में देखा कि वज़ीर आज़म दूसरे कमरे में नाराज़ होकर बैठे रहे और आकर नहीं बैठे, हालांकि तब अपोजिशन का ये मुतालबा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ना बैठें, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने इतनी एब्सेंस के बाद इस बात को एविडेंट कर दिया है कि वो नहीं आएंगे, और अगर अब वो आएंगे तो उसका रिएक्शन होगा। मेरा ख्याल है बॉल अब इमरान खान के हाथ से निकल गई है। किसी वक्त वो इस मुल्क की अपोजिशन के साथ बैठना भी चाहेंगे तो शायद कोई उनके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि उन्होंने 3 साल में हालात को इस नहज पर। और अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौमी सलामती के इशूज़ पर भी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं और अपनी पैटी पॉलिटिक्स के चक्कर में लगा रहता है हर वक्त, और उसका ख्याल है कि वोट बैंक इंपॉर्टेंट है। मैं अपने वोटर को क्या जवाब दूंगा? भाई, कौमी सलामती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुल्क की बका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुल्क का दिफा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके नज़दीक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और ये अफसोस की बात है, ये हमने माजी में देखा है कि कंटेनर लगे रहे और एक बाहर का पार्लियामेंट को गालियाँ दी जाती रहीं, लेकिन उस वक़्त भी जो कंटेनर पे बैठे थे उन्हें भी वज़ीर आज़म हाउस में बुलाकर कौम नेशनल एक्शन प्लान के लिए साथ बिठाया गया और उनके साथ मिलकर बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि पहले कंटेनर उठाओ, पहले गालियां बंद करो, फिर हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा आप अपना कंटेनर भी वहीं खड़ा रखें, लेकिन मुल्क के लिए नेशनल एक्शन प्लान बहुत मुश्किल सूरत हाल है, आइए इकट्ठे बैठते हैं। लिहाजा माजी में तो इकट्ठे बैठने की बहुत मिसालें हैं, हत्ता कि पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर भी, जो आमरीत के रूलर थे, वो भी अपोजिशन के साथ ऐसी फ़ज़ा रखते थे कि बैठकर बात हो सके किसी न किसी सतह पर। और मुशर्रफ ने तो बहुत ज़्यादा बातचीत की, आप देखें उन्होंने अपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात भी किए, कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाते थे, और सियासी हुकूमतें तो बिल्कुल नहीं जाती हैं। और ये अफसोसनाक बात है इमरान खान की सियासत के हवाले से कि वो अपनी सियासत को एक ऐसी जगह पर ले गए हैं जहाँ वो ख़ुद सियासी तन्हाई का शिकार हैं। आज आप देखें मुल्क की सारी सियासी क़यादत इकट्ठी बैठी थी और इमरान खान की अपनी पूरी टीम भी बैठी थी, उनकी सारी सियासी जमात बैठी थी, शाह महमूद बैठे थे, फवाद चौधरी बैठे थे, शेख रशीद बैठे थे। इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है हुकूमत। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अंबर शम्सी, जैसा कि मुजम्मिल सौहरवर्दी साहब कह रहे हैं मैं बात अभी करना चाहता हूँ आगे, मैं बात करना चाहता हूँ टीटीपी के हवाले से। आगे मौका मिलेगा, मैं दोबारा भी आपकी जानिब आती हूँ।
मुजम्मिल साहब दोबारा भी आपकी जानिब आती हूँ। अंबर, जैसे कि मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि कोई वजीर आजम के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और वजीर आजम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आखिर कब तक इतने अहम मामलात सियासी बल्कि ज़ाती अगर कह लिया जाए तो ज़ाती मसाइल की नज़र होते रहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कि हमें जो हालिया तारीख है वो तो बता रही है कि अहम मामलात जो हैं वो तो खुफिया भी रखे जाते हैं। अगर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ उसकी बात करें, जहां ना तो सिविलियन हुकूमत हमें कुछ बता रही है, ना जो निगोशिएट कर रहे हैं, निगोशिएटर्स हैं, वो कुछ बता रहे हैं। तो ऐसा तो पाकिस्तान में रिसेंटली भी हुआ है, चलता रहेगा। मसला ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई पूछता नहीं है कि ये मुआहदे क्यों हुए, कैसे हुए और क्यों नहीं हुए। अब मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, लेकिन बात ये है कि जब आप देखते हैं कि इतनी अहम ब्रीफिंग हो रही है जिसमें तमाम जो कुव्वतें हैं वो शामिल नहीं है, और उसमें मैं इमरान खान साहब को जरूर शामिल करूंगी, तो उसका यही मतलब है कि ये नामुकम्मल किस्म की ब्रीफिंग है। इसमें यही मतलब हम समझ सकते हैं कि ये ओनरशिप वाकई नहीं है, जैसे मेरे दीगर जो आपके मेहमान हैं वो भी बात कर रहे हैं, और मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। उसका जो एक मैसेजिंग, जो ऑप्टिक्स आपको नजर आती हैं वही आती हैं। और बार बार इमरान खान साहब भी हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी खारजा पॉलिसी के हवाले से मामला हो, सिक्योरिटी के मामला हो, हम एक पेज पे हैं। अगर एक पेज पे आप हुकूमत के साथ नहीं हैं तो आप मिलिट्री के साथ तो होंगे ना, तो आप वहाँ क्यों नहीं शामिल हैं? आप क्यों नहीं अपना मौका, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी जो तकरीर की थी महंगाई के हवाले से, उस पर भी बात नहीं की। मेरे ख्याल में कि यही पैगाम जा रहा है कि ये मामलात खुफिया ही रहेंगे, ये आवाम से छुपाए जाएंगे। ये आप ये भी देख लेंगे किस तरह से मीडिया बाहर इंटरव्यूज भी करती है, उनको भी रोका गया। तो एक कदम होता है, इससे कबल भी सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, आपको याद होगा। तो ज़ाहिर एक दूसरा जो अहम मामला है जिसपे मेरे ख्याल में दीगर मेरे जो साथी हैं उन्होंने भी बात की थी, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है। ये पहला इंकशाफ जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही किया था, और उसके बाद जो वहाँ के सफ़ीर हैं हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अफगानिस्तान में मौजूद, उन्होंने गोलमोल कर दिया था और किसी ने इस पे खुल के बात की थी। ये बहुत सारी लीक्स हुई थी और मीडिया में जब इसकी खबरें आने लगी तभी जाकर तस्दीक हुआ। और ये भी आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और आ रहा था, खबरें कुछ और आ रही थी। सो एक जो इबाम था इनके ऊपर, तो इमरान खान साहब ने इस पर बात की थी, और जो उनका मौक़िफ़ भी है और बहुत सालों से मौक़िफ़ रहा है, वो अब जाके सामने आया है। मसला ये है कि बहुत सारे जो एक्सट्रीमिज्म को देखते हैं लोग, जो माहिरीन हैं, उनका कहना है कि मुआहदा का जो ये मसला है, जो बातचीत है, शायद इस वक्त पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इसमें की जो है, जो नेगोशिएट भी करे, वो अफगान तालिबान है, वो किस हद तक जाएंगे अपने दावों पर, और जो उन्होंने वादा किया है कि वो इन मिलिटेंट ग्रुप्स को क्लैंप डाउन भी करेंगे अगर नेगोशिएशंस मुकम्मल या पूरी तौर पर कामयाबी से नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में कि अभी भी बहुत वक्त है। अच्छी बात है कि इस वक्त पार्लियामेंट्री लीडर्स को बताया जा रहा है, लेकिन आवाम को भी बताना चाहिए। ठीक है। एनबीसी टीएलपी को कलअदम करार देने का जो ये मामला था कि कलअदम करार ना दिया जाए, इस पर चंद वज़रा ने भी इख्तलाफ किया था। जो ये मुआहदा हुआ जैसे खुफिया रखा गया, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, आपके ख्याल में क्या ये कभी पब्लिक होगा? मेरा ख्याल है पब्लिक हो चुका है। जो अमल दरामद हो रहा है, रिहाई हो रही है, पाबंदियां हट रही हैं, कलअदम से वजूद में आ गए लोग, तो अमल दरामद तो हो रहा है आपके सामने। आहिस्ता आहिस्ता तमाम क्लॉजेज आ जाएंगी प्रैक्टिकल शेप में, तहरीरी अंदाज में नहीं। मैं टीटीपी के बारे में बात करता हूँ। टीटीपी के बारे में जब मैं कहता हूँ तो वो केस अलग है, वो अफगानिस्तान का केस नहीं है। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के बारे में हम एक पेज पर हैं, टीटीपी के बारे में हमारे मुख्तलिफ पेज बिखरे हुए हैं और खासे बिखरे हुए हैं, और बाज़ तो बहुत गसीले पेज हैं जिन पे 80,000 लाशें, 2 खरब का नुकसान वगैरह सब लिखा हुआ है। तो वो पेज जमा करने, उनको मिटाना पड़ेगा, आपको मिट नहीं पाएगा वो, तो एक बड़ा संगीन मसला है। अभी बिलावल साहब ने गालिबन ये कहा है, बिलावल भुट्टो ने, कि अवामी मसाइल पर हम एक सफ़े पर हैं। तो यकीनन एक सफ़े पर होंगे, महंगाई के बारे में होंगे और दूसरे अमूर पर होंगे। ये नहीं बताया है कि तहरीक लब्बैक और अफगानिस्तान के बारे में कौन कहाँ खड़ा है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, कोई बात करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है सीक्रेट। सिर्फ कहा जाता है लेकिन अमल दरामद जो है वो किया नहीं जाता। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि इन दोनों मामलात पे आप देखें, हमारा कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के बात नहीं कर रहा।
कोई भी नहीं कर रहा। सारे एक दूसरे की बैशिंग ज़रूर कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक स्टांस लेना, जिसे कहते हैं एक प्रिंसिपल स्टांस लेना एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो कोई भी नहीं कर रहा। तो इट क्लियरली मीन्स कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हर कोई देख रहा है कि देखें आप लहर किस तरफ जाती है, हवा किस तरफ जाती है, ताकत का मंबा जहाँ है उसको ज्वाइन किए रखें, चाहे जो मर्जी होता रहे मुल्क के साथ। दूसरी बात ये कि इमरान खान की बड़ी इनकंसिस्टेंट स्टांसेस सामने आ रहे हैं। जब ये इक़्तिदार में नहीं थे, हम बहुत पुराना इनका ये बिहेवियर देखते आए हैं कि ये कहते थे कि तालिबान अपने ही लोग हैं, आप इनसे बातचीत करें, ये ऑपरेशंस हल नहीं है, जंग हल नहीं है। लेकिन जब TLP का मामला आया है, तहरीक लब्बैक का, तो क्योंकि वो अपने वोट बैंक को थ्रेट होता देख रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको क्रश करें। नतीजा क्या हुआ? उनकी बात नहीं मानी गई। किसी और ताकत ने बीच में आके कहा कि नहीं जी हम बातचीत कर लेंगे, बल्कि अब किसी और ताकत ने कहा, सबको पता है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान कह चुके हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि आप जाएं और इस मसले को हल कराएं। तो इसका मतलब है कि क्या वक्त के साथ साथ हम लोग अपने स्टांसेस जैसे सूट करते हैं वो एज अ लीडर भी चेंज करते रहते हैं, एट व्हाट कॉस्ट? तो ये जो हम लोग हर चीज़ को समझते हैं ना कि 5 साल के लिए प्लानिंग करो और उसके बाद साइड पे हो जाओ, फिर देखेंगे दोबारा कैसे आना है। असल में हमारी प्रॉब्लम्स इसी में है, और इस वजह से पॉलिटिकल ओनरशिप की जनरल साहब बात कर रहे थे, मैं उसको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कहूँगी। इसी वजह से हमारी किसी फैसले की, चाहे वो किसी पार्लिमानी कमेटी में होता हो या कहीं और होता हो, उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होती, वो 2-3 साल में स्पॉइल हो जाता है। ठीक है मुजम्मिल साहब। पहली बात तो ये है कि मैं TTP पे ये कहना चाहता था कि ये अजीब मंतक है कि अफ़गान तालिबान हम पर दबाव डाल रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। भाई हम तो लाए थे कि वो हमारी मदद करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, और अब ये बताया जा रहा है कि वो जिन लोगों पर 5-5 करोड़ रुपया इनाम था और उन्हें बड़ी मुश्किल से हमारे इदारों ने गिरफ़्तार किया, वो उनकी रिहाइयों के मुतालबे कर रहे हैं, और उनके नाम अब हमारे मीडिया में ऐसे छप रहे हैं कि फ़लाँ की भी रिहाई का मुतालबा है, इन लोगों को रिहा किया जाएगा। पहले हमने TLP में देखा है कि लोगों को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के रिहा किया गया है। या रियासत मुकदमे ना बनाए, मुकदमा बनाए तो फिर उस पर कायम रहे। अब हम TTP के लोग भी इसी तरह रिहा करेंगे, तो फिर कानून और आइन की अमलदारी कहाँ खत्म हो जाएगी? क्या मेरा मतलब है कि ये जो अस्करी तंजीमें हैं ये कानून और आइन से मुबर्रा हैं, और ये जब लाठी चाहेंगी लाएंगी और जब प्रेशर डालेंगी अपने लोग रिहा करा के ले जाएंगी, तो हम क्या रियासत रह गए बाकी? ठीक है, ठीक है। मुल्क की क़यादत बहरहाल एक पेज पर है, लेकिन एक पेज पर इन तमाम मामलात पर होना ज़रूर चाहिए। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हुकूमती मुआशी टीम के सरबराह ने दावा किया है कि 2 साल में इनकम टैक्स और GST के अलावा तमाम टैक्सेस खत्म कर देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की आमदन से मुतालिक तमाम मालूमात मिल चुकी हैं, टैक्स के निज़ाम को आसान कर रहे हैं, लेकिन टैक्स सबको देना होगा। मुशीर खजाना ने यह भी कहा कि टैक्स से मुतालिक FBR का किरदार खत्म कर दिया है, अब टैक्स पेयर्स को कोई हिरासा नहीं करेगा। सवाल यह है कि 2 साल में इनकम टैक्स और GST के अलावा तमाम टैक्स खत्म कर देंगे, ये कहा है शौकत तरीन साहब ने। तो क्या हुकूमत की मुआशी टीम ये वादा पूरा करेगी? जनरल साहब, लगता है ये वादा वफा होगा या फिर तिफल तसल्ली है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये वादा वफा किया जा सकता है। इकोनॉमी में कौन सी ऐसी बेहतरी नजर आई है जिससे हम ये कहें कि आपकी इनकम बढ़ गई? एक चीज जो इशारा मिलता है इनकी बातों से वो ये है कि शायद आपका टैक्स नेट जो है वो बहुत एक्सपेंड कर जाए, क्योंकि आमदन की आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। और अगर वाकई आपको टैक्स कलेक्शन आपकी इतनी बढ़ जाती है तो फिर शायद ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगाने बंद कर दिए जाएं। मसला ये है कि ये सारी बातें अभी एक मफरूजे की शक्ल में है। अभी एक तस्करा किया गया और कोशिश ये होगी कि इससे पॉलिटिकल माइलेज गेन की जाए, लोगों को एक उम्मीद दिला के, क्योंकि इस वक्त लोगों में जरा डिसअपॉइंटमेंट निस्बतन ज्यादा है महंगाई की वजह से। और अगर टैक्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों पे अगर कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स पे या वैसे, तो वो नेचुरली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो ये एक उम्मीद दिलाने का एक रास्ता है जो मुझे नहीं लगता
कि इसको पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी आमदन आज भी आपके खर्चे से आमदन कम है आपकी और खर्चा आपका ज्यादा है। तो नेचुरली जब तक आमदन बढ़े ना, आप इस तरह के इक़दाम कर नहीं सकते। तो मुझे तो ये लगता है कि किसी न किसी जरिए टैक्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम सुना करते थे कि रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, वो नहीं मिला, ये भी नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है सबर शुक्र से गुजारा करना ही हमारा मुकद्दर है। ठीक, जुनैरा, वादा तो कर लिया है शौकत तरीन साहब ने, पूरा कर पाएंगे? वो वादा तो नहीं था, आपने उनका लहजा सुना था, वो आपको कहाँ से वादा लग रहा था? इस कदर थ्रेटनिंग वे में वो बात कर रहे थे। और डेफिनेटली आई थॉट ही इज़ टॉकिंग टू द क्लास जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, क्योंकि हम ही टैक्स पेयर हैं। हमारे अलावा हमसे ऊपर के लोग कब टैक्स देते हैं? तो वो तो बहुत गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि बिल्कुल खान साहब की तरह कह रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, और हमने देख लिया है, हमने आपके बिल्स भी ले लिए हैं, हमने आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से डेटा इकट्ठा किया है, हमें सब पता चल जाएगा, हम मैच करेंगे नादरा के डेटा के साथ कि आप कमा कितना रहे हैं और ख़र्च कितना करते हैं, आप बच नहीं सकेंगे। तो मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि इस तरह का लहजा तो अच्छे माशरों में तब भी वो ज़रा का नहीं होता जब वहाँ पे सब कुछ ठीक जा रहा हो और लोगों को घर में बैठे हुए चीज़ें सही मिल रही हों, उनकी बार्गेनिंग पावर ठीक हो, उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही हो। तो ये तो उस मुल्क में खड़े हुए हैं जिसका नाम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी नहीं आ रहा। अभी एक सर्वे है ब्लूमबर्ग पे, देख लीजिएगा जाके उसकी वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने टॉप 100 जो इकोनॉमीज़ हैं उनका नाम, उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी नहीं आते। दूसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, एक दो जिनसे मेरी बात हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमी इज़ वेरी डीप, हमें नहीं समझ आती इतनी सिंपल बात। उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ख़ुद कह रही है कि हम 3 करोड़ या 4 करोड़ के करीब लोगों को ये देंगे 1000 रुपया या 5 रुपये एक दिन, जो वो उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, तो आप उसको डबल कर लें और समझ जाएं कि इतने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। तब जाके उन्होंने इस फिगर को डिटर्मिन किया है कि हम किस क्लास को टारगेट करने जा रहे हैं। तो अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग जाते जाते 40% पे हमारी पॉवर्टी पहुंच गई है, दिस इज़ अलार्मिंग। उसके बाद इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल है सेंस नहीं रखता और उससे कुछ उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अंबर शमसी, चलें ऐसे फ्रेज कर लेते हैं कि शौकत तरीन साहब ने आज जो कुछ भी कहा वो लग रहा था कि वादा है या फिर थ्रेट? ये बहुत दिलचस्प बात की है। मुझे तो थोड़ी सी डेस्परेशन भी लग रही है, क्योंकि इस वक्त जो नजर आ रहा है, जिस किस्म की तनकीद हुई है हुकूमत पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और जो फिर उसका काउंटर आ रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि थोड़ी सी डेस्परेशन आ रही है। थोड़ी सी नहीं, मैं शायद ज्यादा ही कहूँगी, क्योंकि हर तरफ आपको नजर आता है जो स्पिन दिया जा रहा है कि अच्छा आलमी मंडी की जो कीमतें हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी वीडियोस जारी की जा रही हैं ताकि हमें बताया जाए कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बुरी है और हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है और हम खामखा में परेशान हैं। जनरल साहब भी परेशान नज़र आ रहे हैं, शायद वही वजह है, और उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बरतानिया में बैठे होते तो ज़्यादा परेशान होते। और फिर क्योंकि लोग उस पर बात कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और हकीकत भी कुछ बता रहे हैं, तो वो डिलीट भी करनी पड़ी। ये शौकत तरीन साहब और जो इकोनॉमिक टीम है इस वक्त, उनकी डेस्परेशन मुझे लगता है ये जाहिर करती है कि आपने 7 FBR के चेयरमैन जो है अपने दौरे हुकूमत में तब्दील भी किया है, उसके बावजूद अब टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो बेहतर नहीं कर सके। आपका जो IMF का जो पैकेज जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त मजीद आपको फंडिंग के लिए और फॉरेन रिजर्व्स के लिए, वो अभी तक इट इज़ स्टॉल्ड। और शौकत तरीन साहब खुद, उनकी जो सेनेटरशिप है वो भी इस वक्त सवालिया निशान है। तो मैं तो यही कहूँगी कि डेस्परेशन ही लग रही है। ठीक है, NBC, वो दिल जलोए लोगों में एक जुमला बड़ा मशहूर है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अवाम भी इस वक्त दिल जली ही है, तो लगता है कि ये वादा वफा होगा। चचा गालिब बड़े हमारे पेशगोई करने वाले शख्स थे। शौकत तरीन के बारे में भी कह चुके हैं वो कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाती अगर एतबार होता। बात पूरे एतबार की है। ये हुकूमत दरअसल अपना एतबार खो बैठी है। ये बहुत बड़े एतबार के साथ आई थी, बहुत बड़े,
लोगों ने उस पर एतमाद किया था, एतबार किया था, ट्रस्ट किया था, अपनी जिंदगियां उनके हवाले कर दी थी, लेकिन सब कुछ खोते चले गए। जहाँ तक शौकत तरीन साहब की बात है, आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों परेशान है। वो आने से 2 रोज पहले जो उनका इंटरव्यू था, वो तो पूरा सिस्टम बेकार है, दीमक लग गई है, तबाही फैला दी है इस हुकूमत ने, इस हुकूमत ने बर्बादी कर दी है। मतलब ये कि मैं आकर ठीक करूंगा। और जब वो आए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इनको इसलिए लेकर आए कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई मल्टीपल होती चली गई। 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं आप महंगाई को, तो बढ़ती गई। मतलब जो पिछले असेसमेंट हैं 2020 के वर्ल्ड बैंक वगैरह के, वो भी खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं वो। अब वो कहते हैं कि नया लाएंगे, हम बताएंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। असल बात ये है कि जब आपका मुशीर खजाना ये कहे कि अगर हमारी GDP 5.5 से बढ़ के 6 होती है तो हमें तशवीश होनी चाहिए। तो मुझे तशवीश होती है इस बात पे कि मेरा मुशीर खजाना हमारी ग्रोथ को स्लो डाउन करना चाहता है। और जितने आप पेपर्स पढ़ लें, जुनैरा बहुत रिसर्च करते हैं, जितने पेपर्स पढ़ लें सब कहते हैं कि GDP किसी मुल्क की हेल्थ का बैरोमीटर है। उसमें होता ये बाज़ मुल्कों में कि करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। उसे काबू करने के तरीके हैं, ठीक, महंगाई को काबू करने के बहुत तरीके हैं। महंगाई दुनिया भर में, मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन दुनिया भर महंगाई को खत्म ऑफसेट करने के लिए, असर खत्म करने के लिए लोगों को इमदाद दे रही है। अमेरिका की एक साहब ने कल मिसाल दी, जो अंबर बता रही थी, वहाँ बड़ी मजा की बातें आ रही थी कि हम तो बाथरूम साफ करते हैं 2 रुपए घंटा पर, फिर वो आया $8 प्राय $15 पे और बढ़ता चला गया। फिर एक साहब ने लिखा कि असती है कि हमें साल में 3 चेक मिलते हैं $5,000 रुपए, $5,000 के, मेडिकल फ्री है हमारा, वगैरह वगैरह, तालीम फ्री है। तो बात ये है कि एक गलत बात को जस्टिफाई करने के लिए आप एक गलत कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, एक गलत फिगर्स दे रहे हैं। आप शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी ताजरों वाली, वो तो इम्प्लीमेंट करा नहीं सके। आप GST मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। आप GST को मुकम्मल डॉक्यूमेंट नहीं कर सके। उसमें फ्रॉड हो रहा है, 2 बार GST लिया जा रहा है एक चीज के ऊपर। तो ये आपके बस का है नहीं असल में। ये तो कोई इनकलाब ही आएगा यहाँ पर बकौल शब्बर जैदी साहब के कि अब इर्तिका की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब इनकलाब की जरूरत है, वरना हम इनकलाब की ही तवक्को करें हम, जब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुजम्मिल और वर्दी साहब, जैसा कि NBC ने भी कहा कि ये हुकूमत अपना एतबार खो चुकी है, तो ऐसे में इस वादे की या दावे की या बात की क्या अहमियत रह जाती है? लेकिन जो बात शौकत तरीन साहब कर रहे हैं वो बात तो गलत नहीं है। मुल्क में वाकई 2 टैक्सेस होने चाहिए, इनकम टैक्स और GST। दुनिया के तमाम ममालिक इन्हीं 2 टैक्सेस पर चलते हैं। नहीं, वहाँ बिजली के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स लिया जाता है, मोबाइल के बिलों में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, बिजली के बिलों में TV के टैक्स नहीं लिए जाते, और इस तरह बाकी चीज़ें दुनिया में नहीं होती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए जिस पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जिस नेशनल रिजॉल्व की ज़रूरत है, वो इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये आखिरी 2 साल में ये काम नहीं हो सकते। ये काम पहले 2 साल में हो सकते हैं। जब आप आते हैं, सबको आपसे उम्मीदें होती हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, लोग आपके स्टेप्स के साथ खड़े होते हैं इस उम्मीद पर कि इनसे कामयाबी मिलेगी। आज 3 साल बाद जब आप नाकामी का एक बहुत बड़ा अपने साथ बैगेज उठा रहे हैं, ऐसे में कौन आपके साथ चलेगा? आप अनपॉपुलर फैसले भी पहले 2 सालों में कर सकते हैं, आखिरी 2 सालों में आप अनपॉपुलर फैसले नहीं कर सकते हैं। आपने आगे इलेक्शन में जाना होता है। लिहाजा एक तो शौकत तरीन साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर तो पहले साल में करते, GST इस पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन ताजरों ने 2 धरने दिए, ये हुकूमत लेट गई, ठीक है, क्योंकि ये हुकूमत तो धरनों के आगे खड़ी नहीं हो सकती है, चाहे TLP का हो, चाहे ताजरों का हो, यानी आपको भी लगता है कि ये वादा पूरा हो नहीं सकेगा। मुजम्मिल साहब, आपका क्या ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर आगे बात करेंगे। जुनैरा, आपका कमेंट ब्रेक के बाद लेती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 2 साल में इनकम टैक्स और GST के अलावा तमाम टैक्स खत्म कर देंगे, ये कहा है शौकत तरीन ने। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी?
हाँ जी, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ ना इन्होंने अजीब सिलसिला शुरू कर दिया है कि उनके ज़रिए से अब कैंपेन्स लॉन्च करा रहे हैं। मतलब वो लोग हमें कह रहे हैं क्विट पॉवर्टी, कि आपके अंदर आपकी सोच ख़राब है, प्लीज़ ये गुर्बत छोड़ दें आप लोग। वो पाकिस्तानियों को इस तरह के लेसन्स दे रहे हैं। तो कोई यहाँ ये नहीं बता रहा कि वहाँ पर वो लोग पाउंड में कमाते हैं या यूरो में कमाते हैं या डॉलर में कमाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में अपनी अगर वो जायदाद बनाते हैं तो अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए, अपनी अर्निंग्स को थोड़ा बहुत सेव करने के लिए, क्योंकि बाहर तो वो सेव नहीं कर पाते, सब कुछ तो गवर्नमेंट ले लेती है। तो सही पिक्चर देना कि बाहर की लाइफ कैसी है, कैसी नहीं है, क्या मुश्किलात हैं आपकी वहाँ इतने मुश्किल में, और पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। तो बिस्मिल्लाह, किसने रोका है आपको? भाई इधर आ जाए, हमारे साथ रहें, जो कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं आप भी करें, मिल के करते हैं। तो ये जिस टॉपिक को भी, जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भी टच करते हैं, उस मामले को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। कुछ नहीं, वो एक मैं पेंशन लगाने गया, उसने कहा 1000 रुपया। मैं कहा इतना महंगा है? उसने कहा बरतानिया में 16 पाउंड का है, अमेरिका में 14 डॉलर का है, भारत में 700 रुपये का है। ये पाकिस्तानी देखे ना, पाकिस्तान में 1000 रुपये में भी सबसे सस्ता है। तो ये कंपैरिजन ना करेंगे कि कहाँ क्या सस्ता है। मैं जुनैरा से एग्री करता हूँ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान पे एहसान नहीं कर रहे, ये पैसे भेजकर अपने वरसा को भेज रहे हैं, हमारे ख़जाने में कुछ नहीं भेज रहे वो। ठीक है, जनरल साहब। देखिए, बात बाहर का आपको मेरा ख्याल जरूरत पड़ती है इस वजह से कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ पे हमेशा से हम किसी खाते में नहीं है कि हम कहें कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और वहाँ पे हम वेजेस बड़ी ज्यादा दे सकते हैं। हमें अपने ही हिसाब में सोचना है। और महंगाई जब बाहर से आ जाती है तो वो आपके पास में नहीं है। असल चीज यही थी कि कर्जे ना हो तो आपके पास पैसे हों, आप सब्सिडी देना शुरू कर दें। बाहर टैक्सेस बहुत ज्यादा, जो आमदन ज्यादा है, तो अगर आप टैक्स देखें, हम कहते हैं ना कि फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री ट्रीटमेंट वगैरह, ठीक है, टैक्स भी 70% तक दिया जाता है। टैक्स भी 70% तक दिया जाता है। कता कलामी की माफी चाहूंगी, पैनलिस्ट का कमेंट नहीं ले सकी वक्त की कमी के सबब। नाजरीन, मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।